Hello everyone, this is Shilpi. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss with you that how should you read PIB, that is Press Information Bureau का जो डेली का न्यूज़ आता है वो आपको किस तरीके से पढ़ना है अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओके। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या ये पढ़ना ज़रूरी है और क्या ये वर्थ है हमारे टाइम एंड एफर्ट्स के। ओके, सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ डिस्क्लेमर पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मैं कुछ आपसे 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करो कि क्या ये आपको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। पहला तो ये है, अगर आप एकदम न्यू है अपनी प्रिपरेशन में, यानी कि लेट्स से अगर आप SBI PO को टारगेट कर रहे हो जिसका मेंस प्रोबेबली होगा हमारा दिसंबर एंड में, तो यदि आप उसको टारगेट कर रहे हो तो हमारे पास लगभग आप देखो तो 2.5 मंथ्स हैं, ठीक है। और अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हो, यानी कि आप पहली बार या दूसरी बार कोई प्रीलिम्स दे रहे हो, तो फिर ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम है और पहला आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ, जिससे कि एटलीस्ट आप मेंस का पेपर दे पाओ। ओके, तो अगर आप एकदम नए हैं तो आपको पेपर नहीं, PIB नहीं पढ़ना चाहिए। अब आते हैं सेकंड कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो कंप्लीट है। अगर आप 3 महीने से पढ़ रहे हो तो आपको जो बेसिक्स होते हैं, नंबर सीरीज हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, फिर आपको सिंपल जो पजल्स बनानी है वो आती होंगी, ठीक है। अगर ये भी नहीं आती है देन यू शुड एक्चुअली रीलुक इनटू योर प्रिपरेशन कि आपने 3 या 4 महीने में क्या किया है और आप एनालाइज करो। या फिर अगर आप ऑलरेडी 1 या 2 मेंस दे चुके हो, आपने RRB PO का मेंस दिया हुआ है या फिर SBI क्लर्क का आपने मेंस दिया है, ठीक है, एंड यू हैव गुड नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी अच्छी नॉलेज है, तो आप ये वीडियो देखिए और आप फिर PIB पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों को नहीं पढ़ना है और किन को पढ़ना है। Now my third and the most important point is PIB is absolutely not mandatory for banking exams. ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसको पढ़े बिना भी आप सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा होगा और वो सिलेक्ट हुए होंगे। अब किस सिचुएशन में ऐसा हुआ होगा, देखिए आपका जो 200 नंबर का पेपर आएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, SBI PO में 200 में से 40 नंबर का आपका GA आता है। दैट मीन्स 20% आपका GA आ रहा है, ठीक है। 20% में से लगभग, यानी कि हम अगर 40 मार्क्स की बात करें तो लगभग आपके 10 से 15 नंबर का तब भी कवर हो जाएगा यदि आप ये नहीं भी पढ़ते हो तो। अगर आप चाहते हो कि आपके और थोड़े मार्क्स लेकर आए तो आप इसको पढ़ने का कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, लेट्स से आपका मैथ्स में अच्छा कमांड है, रीजनिंग में अच्छा कमांड है या फिर इंग्लिश में अच्छा कमांड है, इन तीनों में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं तो यदि आप GA में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करते हो तो चल जाएगा। लेकिन GA चूंकि इजी माना जाता है, इजी एज इन कि यहाँ पे अगर आपको आता है तो आप टिक कर सकते हो आंसर को, आपको जो मेहनत हमें मैथ्स में या रीजनिंग में करनी पड़ती है उससे थोड़ी आपको कम मेहनत लगेगी, बट स्टिल आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद से डिसाइड करो, यदि आपको लग रहा है 1-2 दिन पढ़ने के बाद में कि नहीं ये तो मुझे बहुत टफ लग रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप डेफिनेटली इसको छोड़ सकते हो पढ़ना। इट इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट मैंडेटरी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बट इट विल गिव यू एन एज ओवर दी अदर एस्पिरेंट्स। क्योंकि देखो आप भी समझ रहे हो, जितने भी लोग तैयारी करते हैं या जो मेंस तक पहुंचते हैं उनका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश एक लेवल तक ठीक ठाक होता है। अब GA सेक्शन आपका तभी डिसाइडिंग बन जाता है, क्योंकि अब आप देखो तो GA एकदम वो नहीं है बिल्कुल बच्चों वाला जैसे पहले आ रहा था कि आपसे सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिए, मिलिट्री एक्सरसाइज, डेज, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये तो 90% लोग करके जाते हैं, क्योंकि इसके आपको कंपाइलेशन वीडियोस मेरे भी चैनल पे, हर चैनल पे भर भर के मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हैं बैंकिंग से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड वो अगर अच्छी हैं तो आप 3 से 4 नंबर या 5 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, ओके। इसके अलावा अगर आप PIB पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। अब किस तरीके से करेंगी तो वो जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखो। अगर आप इस कैटेगरी में भी हो, आपको ज्यादा नहीं पता, नई चीजें पता है, आप नए भी हो, तब भी आप वीडियो देख लो, आपको आगे के एग्जाम्स में मदद करेंगी, ओके। ओके, सो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली डाला PIB, ठीक है। ये वेबसाइट खुल के आई है मेरे सामने। अब यहाँ पर आप जाइए प्रेस रिलीजेस पे और फिर जाइए ऑल रिलीजेस पे। हमने इसे क्लिक करा तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। ऑल्दो इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि हम कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, लैपटॉप पे, तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें दिख जाती हैं। मोबाइल पे पढ़ने में मुझे डिफ़िकल्टी होती है
यदि आप मोबाइल पे पढ़ना चाहते हो तो उस पर भी पढ़ सकते हो। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑल मिनिस्ट्री पहले से ही सिलेक्टेड है, कभी कभार आपको सिलेक्ट भी करना पड़ता है, बट लेट इट बी ऑल मिनिस्ट्री। आप यहाँ पे डेट डाल लीजिए। अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इट्स 8 अक्टूबर, लेकिन अभी हम 5 अक्टूबर का देख लेते हैं। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। आप यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है डिस्प्लेइंग 42 प्रेस रिलीजेस। आप 42 नहीं पढ़ पाओगे और नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम फिल्टर करेंगे कि हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी है। ओके, सबसे पहले ये है प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट से ये न्यूज़ आई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इनॉग्रेट न्यूली बिल्ट टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ चामराजानगर नागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑन 7 अक्टूबर। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं पे कोई सा अगर मेडिकल स्कूल खुल रहा है या कोई कॉलेज की बिल्डिंग इनॉग्रेट हो रही है तो आपको ये नहीं पूछेंगे। सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट से ये न्यूज़ आई है। वाइस प्रेसिडेंट ने अर्ज करा है कि हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ से आपसे कोई डीप क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंडियाज डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करी है, इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं कि इसमें हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली हो। आगे देखते हैं। मैंने ये वाला जो टैब है वो खोला है और यहाँ पर इंडियाज डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अच्छी बात है, हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन को ऑब्वियसली डेवलप करना पड़ेगा यदि हमें पूरे इंडिया को डेवलप करना है। अब आप इसमें देखोगे इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूट है IBSD। क्या है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इम्फाल में है। अब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई इंस्टीट्यूट है, आपसे इतना डीप में कभी नहीं पूछा जाता है और ना ही इसमें कोई ऐसी बात है जिसको आप नहीं पढ़ोगे तो कोई आपको हार्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन आप इसको हटा दो। तो अभी आपने देखा, हमने 3 न्यूज़ देखी, तीनों में से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो स्पीच दिया है आज़ादी एट 75 कॉन्फ्रेंस में, उसका इंग्लिश का स्पीच इनका पूरा लिखा है। तो जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मित्रों मित्र, उस तरीके से आपको ये पूरा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स, और ये पूरा उनका स्पीच है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उनका पूरा स्पीच पढ़ना पड़े। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये सेम चीज़ जो है ये जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रही है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स आज़ादी एट 75 न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो मैं इसको खोलूंगी तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपने मेरे ख्याल से अभी तक पढ़ लिया होगा अगर आप डेली के करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, कि लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करा है। ठीक है, तो पहले तो कहाँ करा है तो वो याद रखना, लखनऊ में। फिर उसके बाद इन्होंने बात करी है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 75,000 बेनिफिशियरीज को हम घर दे रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो देखिए, अब यहाँ पर कितने को दे रहे हैं ये आपसे नहीं पूछेंगे, और वो भी यूपी की बात हो रही है, ऐसा भी नहीं है इंडिया का है तो आपको याद रखना है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, अब आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बोलते हैं कि हमसे जो स्कीम्स पूछ रहे हैं वो 2015 की हैं, 16 की हैं, लेकिन आप समझिए ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, सो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैंने सिंपली गूगल पे सर्च करा और फिर उसके बाद मुझे जो चीज़ मिली वो मैंने अपने इसमें वर्ड में नोट कर ली है। आप देख सकते हो, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 31 मार्च 2022 तक उसे 2 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल हाउसेज देना है। तो ये मैंने सिंपली PMAY टाइप करा था, विकीपीडिया आया, वहाँ से मैंने ये उसकी फर्स्ट लाइन कॉपी कर ली। अगर आप इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट की 1000 योजनाएं हैं। इतना हो कि आपको बेसिक सबका पता हो। तो ये मैंने इसी तरीके से स्कीम्स का एक नोट डाउन कर रखा है, आगे आपको बता दूंगी, और स्कीम का एक अलग से वीडियो बनाना है, इसके लिए मैंने इसको नोट डाउन करा है। ओके, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम आ गए, पहली न्यूज़ हमने पढ़ ली PIB की। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, PM टू इंटरेक्ट विद बेनिफिशियरीज ऑफ स्वामित्व स्कीम इन MP। तो MP में PM किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वामित्व स्कीम जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये अभी शुरू हुई है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शुरू हुए। तो यहाँ पर स्वामित्व जो योजना है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, और बेसिकली इसका एम है कि ये प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल एसेट यूज़ कर सकें। ओके, सो स्कीम्स मैं आपको अलग से बता दूंगी। मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसका वो कुछ काम का नहीं है, बट ये न्यूज़ है, मतलब ये जो स्कीम है वो न्यूज़ में है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए,
ये मैंने सेम वही जो इन्फॉर्मेशन है उसको वर्ड में टाइप कर दिया और पॉइंट्स बना दिए जिससे कि आसानी से मैं इसे पढ़ सकूं। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये वहां पे नहीं लिखा था, सिंपली गूगल करा, उसमें से मिल गया। ओके, फिर इसके बाद अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसको पढ़ लिया हमने तो ये मैं हटाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आया, अच्छा ये वाला जो स्कीम था, सॉरी ये वाला जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें और भी चीज़ें हैं तो हमें सिर्फ गो थ्रू करना है, एक एक लाइन मत पढ़ो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऊपर ही ऊपर दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ देखिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत, इन दोनों की बात हो गई तो ज़रा सा देख लो, इसमें अमृत का फुल फॉर्म देख लो, ठीक है। दोनों ही जो स्कीम्स हैं ये आपके अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें हम देखें तो फिर से स्वामित्व योजना की बात हो गई, ठीक है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना देखा कि स्वामित्व योजना की बात हो रही है और उसको थोड़ा सा गूगल कर लो, ऊपर ऊपर जो जो दो तीन चीज़ें आ रही हैं वो नोट कर लो। फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो एलईडी की बात हो रही है कि हमने काफ़ी सारी एलईडीज लगाई हैं, 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम इसमें खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन एलईडी नॉर्मल सर्च करा, एलईडी स्कीम ऑफ इंडिया, तो उसमें मुझे ये निकल कर आया कि एक है आपकी उजाला और एक है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया, कौन सी मिनिस्ट्री उसको देख रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आयुष मिनिस्ट्री का है गिलोय सेफ टू यूज, अच्छी बात है, नहीं आएगा ये। नेक्स्ट है बिजनेस समिट ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हेल्ड इन गुवाहाटी। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको पता हो कि एडिबल ऑयल स्पेशली जो पाम ऑयल है ये इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था और इंडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है इस पर्टिकुलर ऑयल का। लेकिन अब इंडिया चाहता है कि हमारी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कम हो और ये हम इंडिया में ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ। इससे क्या होगा, एक तो हम जो बाहर पैसा भेज रहे हैं वो कम होगा, दूसरा यदि हम कोई चीज़ अपने घर में बनाते हैं तो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहले तो समिट कहाँ पर हुई? तो गुवाहाटी में हुई, ठीक है? फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये स्कीम अभी नई है, ज़्यादा पुराना नहीं है ये, आपका जुलाई-अगस्त का ही है। तो यहाँ पर जो हमारे नरेंद्र तोमर हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने बताया है कि जो मिशन है उसका आउटले है 11,040 करोड़ रुपीस और इसमें 6.5 लाख हेक्टेयर जो है वो पाम ऑयल प्रोडक्शन प्लांटेशन के अंडर में हम उसको लेंगे, ठीक है। तो ये आपने जो फिगर है ये ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने पूरा डिटेल बताया है कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, देखिए गोदरेज, रुचि सोया, कुछ भी नहीं आएगा आपको, सिर्फ इसमें अगर आपको आउटले पता है दैट इज इट, ओके, इससे ज्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है तो 50% सेल को नोटिफाई करा है फ्रॉम कैप्टिव माइंस, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आ रहा है कोल कंपनीज ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस अंडर जल जीवन मिशन। तो देखिए यहाँ पर कोल कंपनीज क्या कर रही है, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जल जीवन मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इनको पढ़ने के बाद आपको ये होगा कि कौन कौन सी चीजें न्यूज में है और हमें स्टैटिक में क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगेन कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली जल जीवन मिशन टाइप करिए, इसमें जो भी आ रहा है देखिए अगर आप इसकी पूरी जो वेबसाइट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। कोशिश करो कि सिंपली विकिपीडिया पे 2-3 चीजें उसकी पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। अभी सिर्फ यही टाइप करने से देखिए यहाँ पर आ गया व्हाट इज जल जीवन मिशन एंड हाउ टेक्निकल सॉल्यूशंस आर हेल्पिंग इन एक्सेस। तो आप इसको भी अगर खोलोगे तो आपको जल जीवन मिशन का बेसिक मिल जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ से काम हो गया इसका। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है तो बिल्डर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव कंसिडरेबल ग्लोबल डिमांड, ऐसा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने हमारे कहा है। ओके, उसके बाद ये वाला है 41 इंडस्ट्रियल पार्क आइडेंटिफाइड एज लीडर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स आइडेंटिफाइड एज लीडर इन द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। तो पहले तो यही क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम है ये किसका है। ओके, तो किसने रिलीज करी है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स है इसमें। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट दिखी कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक क्या होता है। अभी अगर आपने मेरा एसबीआई क्लर्क में जो मैंने एनालाइज करा था वो देखा हो तो वहां पे काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे और पिछले साल के एसबीआई पीओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन थे जो कि आपसे करंट से रिलेटेड स्टैटिक पूछा था। तो अगर आप जो मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था अगर आप उन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करो
और पढ़ लो। और ये जो पूरा पीआईबी है ये पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे सिंपली इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक आया। तो इसका काम क्या है, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, अगर कुछ नहीं भी पता हो तब भी समझ सकते हो कि लैंड प्रोवाइड करना फॉर इंडस्ट्रीज, और वही इसका मतलब है। देखिए ये डिटेल प्रोवाइड करता है 5.6 लाख हेक्टेयर लैंड का, जो कि रफली 30 या 40 कंट्रीज के पूरे साइज से भी ज्यादा बड़ा है। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर दी है जीआई टैग से रिलेटेड कि पहला कंसाइनमेंट वेस्ट बंगाल से बहरीन के लिए एक्सपोर्ट किया गया है। किस चीज़ का? सो वहाँ की एक जीआई टैग स्वीट डिश है मिहिदाना का। और ये कौन करता है एजेंसी? तो ये एपेडा नाम की एक एजेंसी करता है। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने पूरा खोला है, पूरा एकदम काम का नहीं है, उसी को ही डिटेल में लिख दिया है कि कैसे जाएगा, किस मेसर्स के द्वारा जाएगा, लेकिन आप बस एपेडा का नाम ध्यान रखना कि ये उसको करवाता है। और एपेडा का फुल फॉर्म भी APEDA हमने टाइप करा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये चाहो तो आप अलग से लिख लेना कॉपी में। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है कि मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज शुरू हुई है 8th एडिशन। अब इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने का कुछ भी नहीं है। आप अगर पूरा खोल के इस पर्टिकुलर स्लाइड को या इस पर्टिकुलर टैब को पूरा पढ़ते भी हो तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितने लोग गए, तो 120 लोग गए। इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यदि देखें, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट को इंटीग्रेट करा है डिजी लॉकर से। अच्छी बात है, इसमें कुछ भी डिटेल का नहीं है। नेक्स्ट, जिमैक्स नाम की एक्सरसाइज जापान और इंडिया की मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है, इसका 5th एडिशन होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही पढ़ने का है, अंदर आपको इसको खोलो मत, अपना टाइम वेस्ट होगा। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की इन्होंने बात करी है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेस अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप शुरू करा है, चेंजिंग रोल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन द डेवलपमेंट ऑफ डोनर रीजन। अगेन बहुत ज़्यादा कुछ आपके इसमें काम का नहीं है। अगर कोई वर्कशॉप आयोजित करी है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना हो तो कहाँ करिए, शिलोंग में, दैट्स इट। ओके, फिर उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर से मिले हैं। अगेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एक डस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट सेल जो है ये सेटअप करा है नेशनल कैपिटल रीजन में। अच्छी बात है, हमारे लिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट, उस पर उनका क्या क्या उन्होंने डिस्कस करा है इस पर्टिकुलर दिन में। पहले तो बताया है वैक्सीनेशन कितने लगा दिए, काम का नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रिवाइजेस हेल्थ बेनिफिट पैकेज ऑफ आयुष्मान भारत, ये काम का है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक शुरू करा है। ओके, इस तरीके के जो वीक्स हैं ये हर मिनिस्ट्री अपने चलाती रहती है। अगर आप एक एक वीक याद करने बैठोगे ना तो आप यही करते रह जाओगे साल भर में, तो इसको नहीं पढ़ना है हमें। फिर मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है यूनिसेफ की, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। तो बस इसमें एक लाइन का पढ़ने का है कि उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, तो और किसकी है, तो यूनिसेफ की है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद बताया है कि अभी कितनी वैक्सीन लग गई, तो 91 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, काम का नहीं है। अपडेट ऑन कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबिलिटी, काम का नहीं है। और कोविड-19 अपडेट कुछ भी काम का नहीं है इसमें। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर है। यहाँ पे एक डीडी कॉन्क्लेव हुई है, किसके लिए, सोशल एम्पावरमेंट एंड केयर फॉर दिव्यांगजन, काम का नहीं है। सेलिब्रेट नवरात्रि विद प्रसार भारती, अच्छा हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, लेकिन ये काम का नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक अपना प्रेस रिलीज करा है, अगेन यहाँ से इतना कुछ काम का नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी हमारे मिनिस्टर हैं इसके लिए, और इन्होंने LPG कनेक्शन दिए हैं लखनऊ में। तो देखिए लखनऊ में इलेक्शन, मतलब उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ मिलने वाले हैं कि फ्री में इतनी इतनी चीज़ें दे दी। अभी उज्ज्वला क्या है, यहाँ से आप सिर्फ उतना पढ़ लेना, क्योंकि उज्ज्वला का अभी हाल ही में जो सेकंड फेज अभी वो शुरू करा है, और वो भी कहाँ से शुरू हुआ है, तो यूपी में ही एक जगह से, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक न्यूज़ है कि उन्होंने अपना कोल स्टॉक पोजीशन जो है वो बताया है कि उनके पास में क्या है, उसका स्टेटमेंट दिया है, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का न्यूज़ है कि उन्होंने एक रिवॉर्डिंग सिस्टम शुरू करा है जो भी लोगों की जान बचाएंगे उनके लिए। फिर नेक्स्ट आता है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इससे रिलेटेड कुछ इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स हैं,
उसका एक नोटिफिकेशन जारी करा है। तो ये जो पॉलिसी है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी पहली बात तो इसके बारे में जो हमारा बजट था उस जो इस साल का बजट था उसमें इसके बारे में बताया गया था। फिर इसको लॉन्च भी अभी अगस्त में ही करा है, तो अभी थोड़े टाइम तक आप इसको सुनोगे, क्योंकि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है उसमें नए नए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो ऐड करे जाते हैं, तो इसके बारे में आप टाइम एंड अगेन सुनते रहोगे। तो मैंने सिंपली यहाँ पे गूगल पर टाइप करा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, और ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। आप किसी का भी आर्टिकल पढ़ लो, क्योंकि इवेंचुअली ये भी जो साइट्स हैं ये एक दूसरे से कॉपी करके यहीं से जो बजट्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, वहीं से तो ये भी डालते हैं लिख कर। इनको ऐसे सपना थोड़ी ना आ रहा है कि कितने सालों का है। तो यहाँ पर देखिए इसका हाईलाइट आप पढ़ लो कि ये जो स्कीम है यहाँ ये किस पे अप्लाई होगी। तो प्राइवेट व्हीकल्स पे 20 साल के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स पे 15 साल के लिए। और किसने इसको शुरू करा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, इसके अलावा बहुत सारा है कि कितनी रिबेट दी जाएगी, क्या करा जाएगा, इतना आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक पॉलिसी है जो कि इंडिया में आ रही है। इसके अलावा आप किसी और वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जैसे ये टैक्स गुरु करके है, इस पे भी दिया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि देखिए इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021। फिर उसके बाद ये लाइट मोटर व्हीकल्स पे अप्लाई करा गया है। इसका टाइमिंग दी है, ये पूरा जो है ये बताया है इसमें। देखिए मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट होगा हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, और वहीं पर जो एंड द सेम विल बी इन प्लेस इन अ फेज्ड मैनर फॉर अदर कैटेगरीज, दूसरी कैटेगरीज के लिए 1 जून 2024 से ये शुरू होगा। तो इसमें यही सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। हो सकता है हम इसको भी खोलें तो आपको सेम चीज़ ही मिले। एक सेकेंड, ये देखिए ये इन्होंने बताया है किस किस चीज़ पे इन्होंने अपने फीस बढ़ा दी है, किस पे क्या कर दिया है। तो वही आपको इंसेंटिव्स के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप देखो विच शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो ये याद रखना कब से शुरू हो रहा है ये। ओके, फिर उसके बाद न्यू हाईवे प्रोजेक्ट विल इंक्रीज कनेक्टिविटी इन नासिक। तो नासिक में क्या हो रहा है, इससे हमारे एग्जाम का कुछ भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद है एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हो, ऐसा पूछ सकते हैं कि अभी ये जो नया बोर्ड है उसका नाम क्या है। तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड अभी बनाया जा रहा है। हेडक्वार्टर इसका होगा एनसीआर में, और यहाँ पर एक चेयरमैन होंगे, और 3 से कम और 7 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसे तो आप बोलोगे कि 1000 कमीशंस हैं या बोर्ड्स हैं, तो क्या हमें सबका याद रखना है? नहीं। जो नया बना है, जैसे अभी 2-3 साल पहले लोकपाल आया था, तो लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि लोकपाल में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। अभी की नहीं, ये मैं 2018 या 19 जब वो बना था तब की बात कर रही हूँ। अभी क्या है कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बना है, 3 से लेकर 7 मेंबर्स होने चाहिए, और चेयरमैन उसमें एक होंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, या जो हेड ऑफिस है वो होगा आपका एनसीआर में। ओके, फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यदि हम देखें तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे दिख रही हैं इनमें से एक भी हमारे लिए काम की नहीं है। और आप टॉपिक देख के ही आपको समझ में आना चाहिए। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो आप 2-3 प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो। एक तो एसबीआई पीओ का देख लो, एसबीआई क्लर्क में जो पेपर हुआ था वो देख लो, और उससे समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ें आपके काम की हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उसने एक जो कॉम्प्रहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला है। तो ये कोई इतनी बड़ी स्कीम नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, उजाला हो गई, स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोग्राम हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ठीक है, अमृत है, स्मार्ट सिटीज मिशन है। उतनी बड़ी ये स्कीम नहीं है कि आप इसमें पूरा पढ़ें और इसका आउटले याद करें। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इसने एक कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित करी है बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आप इस धर्म से ताल्लुक रखते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर यदि आपने बोला कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो आपसे हो सकता है वो गलती से पूछ लें कि चलो बताओ इंडिया अभी ट्रैवलिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रहा है। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे इसका। या फिर हाँ, ये पूछ सकते हैं कि ये किस स्कीम के तहत, जो भी हम बुद्धिस्ट टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं वो किस स्कीम के तहत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। या फिर आप सपोज आप बिलोंग करते हो कुशीनगर से, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा आप कहाँ से हो और आपने बोला मैं कुशीनगर से हूँ, या श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, या जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है हिस्ट्री, स्कूल्स में हम पढ़ते ही थे, तो ये लगता है कि यार ये तो सुना हुआ है कहीं पे, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है या जैन से रिलेटेड, ऐसा आता है ना। फिर आपसे पूछ लेंगे अगर आप यहाँ से हो कि इसका क्या रेलेवेंस है। इसके अलावा एज सच आपसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके,
और इसी के साथ ही हमारा जो ये PIB है ये खत्म हुआ। एक न्यूज़ और है, वो वाली जो हमने अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की छोड़ दी थी, कि जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, तो इसके चेयरमैन CEO कौन है, ये है डॉक्टर RS शर्मा, इसी में दिया है। और ये देखने के लिए मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा है, ट्रस्ट मी, सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं जब गो थ्रू करा है, थोड़ा सा इस तरीके से गो थ्रू करा है एक इस स्पीड में, और उसमें जो भी पॉइंट्स ऊपर ऊपर देखे वो पढ़ लिए हैं। सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन जो है उसके तहत अभी कुछ रिविजन्स करे हैं, और उस रिवीजन में क्या करा है कि ब्लैक फंगस को उस पैकेज में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक ये आ रहा है हेल्थ बेनिफिट पैकेज HBP। तो जिस तरीके से अभी ICE का फुल फॉर्म पूछा गया था एक एग्जाम में, उस तरीके से अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जन आरोग्य मिशन में HBP क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, हेल्थ बेनिफिट पैकेज है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको यही मिल रही है। क्यों शुरू करा, मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको, तो 5 लाख तक की जो 5 लाख तक का आप इलाज करवा सकते हो इस स्कीम के तहत फ्री में, और ये 10.7 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज तक एक्सटेंड करा है। ओके, सो इसी के साथ ही जो हमारा PIB है ये आज का खत्म हुआ है। इसको पढ़ने में, जब मैंने इसको पढ़ा था आप लोगों को समझाने के लिए, चूँकि मुझे समझाना भी था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके 1-2 नोट्स वगैरह भी आप लोगों के लिए बनाए थे। आप लोगों को इसको पढ़ने में 45 मिनट्स टू 1 आवर लगना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर आप इसको मत पढ़ो, क्योंकि आपका एक तरीके से जो कॉस्ट बेनिफिट है वो नहीं निकलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा अक्रॉस योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज योर इंटरव्यू, बिकॉज यू एक्चुअली गेट अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर going on in your surroundings. Okay, so thank you for watching this video. I shall see you next time in my next video. Till the time, stay happy, practice hard, and all the very best. Bye.